हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे डीपीएसपी का आर्टिकल 40, 41 और 42। लेक्चर के स्लाइड्स आप लोगों को मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और आप अगर चाहें तो फॉलो कर सकते हैं हमें इंस्टाग्राम पर भी। दिस इज़ आवर इंस्टाग्राम हैंडल। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं लेक्चर, और सबसे पहले पढ़ते हैं आर्टिकल 40 को। पहले तो एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो आपको तीन कैटेगरीज मैंने डीपीएसपी की बताई थी, सोशलिस्टिक, गांधीयन और लिबरल। तो ये जो आर्टिकल है इट बिलोंग्स टू द गांधीयन कैटेगरी। क्यों? देखिए, गांधी जी को गांवों से बहुत प्यार था, पहली बात तो ये, और वो चाहते थे कि विलेजेस का एम्पावरमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करा जाए, क्योंकि जो मैक्सिमम पॉपुलेशन थी इंडिया की वो रहती भी गांवों में ही थी, और ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड भी करते थे। दूसरा, गांधी जी ने ये भी बोला, द सोल ऑफ इंडिया लिव्स इन इट्स विलेजेस। तो इसलिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत है, इसको ये कहा जाता है कि ये गांधीयन फिलॉसफी से इंस्पायर्ड है। तो इसलिए इसको गांधीयन कैटेगरी में रखा गया है। द स्टेट शेल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत्स एंड एंडो देम विद सच पावर्स एंड अथॉरिटी। उनको इस तरीके की शक्तियां प्रदान करना और उनको ऐसे अधिकार देना, एज मे बी नेसेसरी, जो कि ज़रूरी हैं, ताकि वो सेल्फ गवर्नमेंट की यूनिट की तरह, यानी कि स्वय सरकार के एक अंग की तरह फंक्शनिंग कर सकें, उसकी तरह बिहेव कर सकें, उसकी तरह अपना कार्य कर सकें। तो अगर आप चाहते हैं कि विलेज पंचायत जो हैं या विलेजेस जो हैं वो सेल्फ गवर्नमेंट की तरफ चलें, वो सेल्फ गवर्नमेंट की तरह फंक्शन करें, तो उसके लिए आपको विलेज पंचायत को पावर और अथॉरिटीज़ दोनों देने पड़ेंगे, उनको अधिकार भी देने पड़ेंगे, उनको उनका सशक्तिकरण आपको करना पड़ेगा। इस रिस्पेक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया। 1995 में जजमेंट आया, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस प्रधान संघ क्षेत्र समिति। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 40 जो है वो अपने आप में विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज करने के लिए नहीं कहता है, बल्कि वो ये कहता है कि विलेज पंचायत को इस तरह के संसाधन दिए जाएं जो कि ज़रूरी हैं। कैसे? पावर्स और अथॉरिटीज़ दिए जाएं इस तरीके के जो ज़रूरी हैं उसके सेल्फ गवर्नमेंट की तरह फंक्शन करने के लिए, ताकि वो एज अ यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट फंक्शन कर सके। दिस इज ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट की एक यूनिट की तरह फंक्शनिंग के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जिस भी तरह की पावर्स और अथॉरिटीज़ की रिक्वायरमेंट्स है विलेज पंचायत को यानी ग्राम पंचायत को, वो उन्हें सरकार को देनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल नंबर 41, राइट टू वर्क, टू एजुकेशन, टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। इस आर्टिकल को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बैक ट्रैक करता हूँ। जो फर्स्ट लेक्चर था डीपीएसपी का, उसमें मैंने एक चीज़ ये बताई थी कि डीपीएसपी को इन्फोर्सेबल इसलिए नहीं बनाया क्योंकि बिकॉज इट मे बी पॉसिबल कि एक न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन जिसकी एक नई सरकार है, जिसकी अपनी आर्थिक सीमाएं हैं, उसके लिए ये ज़रूरी उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो सभी को राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एम्प्लॉयमेंट जैसी चीज़ें मुहैया करा सके। तो सरकार की अपनी आर्थिक सीमाएं हो सकती हैं, क्योंकि हम नए नए आज़ाद हुए थे, हमारी इकोनॉमी जो है वो बहुत ही निम्न स्तर पर थी, तो उसको उठने में टाइम लगेगा। लेकिन डीपीएसपी को इसी एस्पिरेशन के साथ बनाया गया कि जैसे जैसे हम लोग इकोनॉमिकली ग्रो करें, वैसे वैसे सरकारों को कदम उठाने चाहिए उन सारे प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो आर्टिकल नंबर 41 में सबसे जो खास बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि लिमिट्स ऑफ इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट मेक इफेक्टिव प्रोविजंस फॉर सिक्योरिंग द राइट टू वर्क, यानी कि सबको काम करने का अधिकार मिले, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अगर अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, तो उसमें पब्लिक असिस्टेंस मिलनी चाहिए। ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट, इन सारे केसेस में पब्लिक असिस्टेंस भी मिलनी चाहिए। इसका मतलब कि सरकार की तरफ से इन सारे मुद्दों की तरफ ध्यान देना चाहिए और इनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम करना चाहिए। बेरोजगारी को कम करने के लिए काम करना चाहिए। जो ओल्ड एज लोग हैं उनकी देखभाल के लिए कदम उठाने चाहिए, बीमार लोगों की देखभाल के लिए, और डिसेबलमेंट यानी जो डिफरेंटली एबल्ड जो लोग हैं उनके भी देखभाल के लिए, और उनके लिए जो भी ज़रूरी प्रोविजंस हैं वो सरकार को बनाने चाहिए। एंड इन अदर केसेस ऑफ अनडिजर्व्ड वांट्स, यानी कि किसी के साथ अगर इस तरह की कोई दुर्भाग्यशील घटना हुई है तो उसके लिए भी। अनडिजर्व वांट्स का मतलब हो गया कि मान लीजिए कोई बर्थ से ही, बाय बर्थ ही गूंगा है या बहरा है या अंधा है, तो ये चीज़ कोई चाहता थोड़ा है। ये सब क्या है? ये अनडिजर्व वांट्स का पार्ट है, ठीक है।
चलिए इस पर रिलेटेड जजमेंट क्या है। अ ड्यूटी ऑन द स्टेट टू मेक इफेक्टिव प्रोविजंस फॉर सिक्योरिंग इंटर एलिया, इंटर एलिया का मतलब होता है अमंग अदर थिंग्स, among other things, the right of the disabled and those suffering from the infirmities within the limits of the again economic capacity, जितनी सरकार की क्षमता है। देखिए बाकी सारी चीज़ों के साथ साथ आर्टिकल 41 ये कहता है कि बाकी सारी चीज़ों के साथ साथ जो डिसेबल्ड लोग हैं या कहिए कि जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं या जो और किसी तरह की कमज़ोरी से गुजर रहे हैं उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके लिए इफेक्टिव प्रोविजन सरकार को बनाने चाहिए विद इन देयर इकोनॉमिक कैपेसिटी। यानी अगर सरकार की जो आर्थिक क्षमता है वो इजाज़त देती है, यानी कि सरकार की जो इकोनॉमिक जो सिचुएशन है वो इकोनॉमिक स्थिति जो है उसकी आर्थिक स्थिति जो है अगर वो सरकार को इजाज़त देती है उनके लिए प्रोविज़न बनाने के लिए, तो सरकार को ऐसे प्रोविज़न ज़रूर बनाने चाहिए। संभावना वर्सेस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, DU मीन्स यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली 2013। और एक इंपॉर्टेंट इसमें जजमेंट ये था कि रिजर्वेशन अदर देन कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन, यानी कि जो भी रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड करे गए हैं, जैसे पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में था एजुकेशनली एंड आई गेस कल्चरली बैकवर्ड, सॉरी कल्चरली नहीं सोशली बैकवर्ड, केवल उन्हीं को आपको रिजर्वेशन देना है और किसी तरह का रिजर्वेशन आपको नहीं देना चाहिए। फिर बाद में जो 101 अमेंडमेंट था उससे ऐड करा गया इकोनॉमिकली, सॉरी 103 अमेंडमेंट से ऐड करा गया कि आप इकोनॉमी के आधार यानी कि जो आर्थिक स्थिति है उसके आधार पर भी आप रिजर्वेशन दे सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये कहा कि अगर आप किसी और तरह का रिजर्वेशन देते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है उसके अलावा, तो वो कैसा होगा, वो विध्वंसकारी होगा। किसके लिए, हमारे भाईचारे के लिए, हमारी एकता अखंडता और इंडिविजुअल की डिग्निटी के लिए, यानी कि उसकी रिस्पेक्ट के लिए, उसकी इज्जत के लिए वो विध्वंसकारी साबित होगा। और दूसरा उसने ये भी कहा कि एक्सटेंडिंग रिजर्वेशन बियॉन्ड अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन, यानी कि मेडिकल एजुकेशन में आप अंडर ग्रेजुएशन के बाद मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए अगर आप रिजर्वेशन देते हैं तो उसका मतलब ये है कीपिंग क्रिपल्ड फॉर एवर, यानी कि जो आदमी असहाय है उसको हमेशा असहाय बनाए रखना। ये एम्स स्टूडेंट यूनियन वर्सेस एम्स 2001 में ये डिसीजन आया था। मे भी हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन ये ऐसा इसलिए भी दिया हो क्योंकि मेडिकल प्रोफेशन जो है वो अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है और बहुत ही प्रिसाइज नॉलेज और अच्छे डॉक्टर्स की ज़रूरत होती है उसके लिए, उसमें किसी भी तरह की डिस्क्रिपेंसी नहीं चल सकती है। आर्टिकल 42 प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, जस्ट एंड ह्यूमन फेयर और इंसानों के काम करने लायक ऐसी कंडीशंस होनी चाहिए काम की, और मैटरनिटी रिलीफ भी आपको देना चाहिए। द स्टेट शैल मेक प्रोविजंस फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड फॉर मैटरनिटी रिलीफ। मैटरनिटी रिलीफ यानी कि जब कोई भी महिला गर्भवती होती है तो उस दौरान जब वो छुट्टियां लेते हैं अपने मतलब डिलीवरी के टाइम पर जब वो ऑफ लेते हैं अपनी जॉब से, या डिलीवरी के टाइम जॉब से ऑफ नहीं भी ले रहे हैं, जो अदर तरीके के जो मैटरनिटी रिलीव्स हैं जो उनको मिलने चाहिए वो भी उनको मिलने चाहिए, सरकार को उन्हें प्रोवाइड करने की भी कोशिश करनी चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था दैट आफ्टर रीपैट्रिएशन ऑफ स्टेट ऑफ ओरिजिन ऑफ बॉन्डेड लेबर, रीपैट्रिएशन मतलब होता है वापस लौटना, वापस लौटना, ठीक है। मतलब कि अगर कोई भी बॉन्डेड लेबर था, बॉन्डेड लेबर आप लोग समझते हैं बंधुआ मजदूर कोई था, उसको बंधुआ मजदूरी से आपने मुक्त कराया और वो अपने स्टेट ऑफ ओरिजिन में लौट रहा है, मतलब जिस स्टेट से वो बिलोंग करता है वहाँ लौट रहा है। मान लीजिए कोई हरियाणा का आदमी था, ठीक है, वो मुंबई में जाके या महाराष्ट्र में जाके कहीं बंधुआ मजदूरी में वो फंस गया था, तो उसको वहाँ से आपने फ्री कराया, वो अपने स्टेट वापस लौट गया, अपने राज्य वापस लौट गया। सो उसका आपने रिहैबिलिटेशन भी करना है, मतलब उसको आपने रीइंस्टेट भी करना है, आपने उसको दोबारा काम पर भी लगाना है फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ प्रोविजंस ऑफ बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट 1976। तो ये जो बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट 1976 है उसमें ये कहा गया है कि जो भी बॉन्डेड लेबर्स हैं उनको आपने रिहैबिलिटेट भी करना है, मतलब आपने उनको दोबारा रोज़गार भी दिलवाना है। तो स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब भी वो बंधुआ मजदूर अपने ओरिजिनल स्टेट में लौट रहा है तो उसको रिहैबिलिटेट करें। किसमें दिया ये, पी स्वामी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1998 का डिसीजन था।
सो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल।